नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको वो घड़ी दिखाएंगे जिसमें इजराइल ईरान के युद्ध की टिक टिक फिर शुरू हो गई है। 7 दिन के अंदर नेतन्याहू फिर से ईरान पर हमला करने वाले हैं। ये वो दावा है जिसने फिर से पैनिक बटन दबा दिया है। आज आपको मुंबई में डिजिटल अजान वाला फॉर्मूला भी दिखाएंगे। लाउडस्पीकर वाले विवाद के बाद मुंबई में 3 दिन में 6 मस्जिदों ने एक ऐसे ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें घर बैठे ऑनलाइन अजान सुनने की सुविधा है। एक कुंजी इस पर भी तैयार है। फिर सत्ता का कलेश जिसमें समाजवादी वर्सेस नमाजवाद वाली लड़ाई है। तेजस्वी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो बयान दिया था उससे बीजेपी का पारा चढ़ा है और उसने इंडिया गठबंधन से पूछा है क्या वो बिहार में शरिया कानून चाहते हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि पीएम मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। सबसे पहले वो ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो घाना, नामीबिया, त्रिनिदाद और टोबैगो भी जाएंगे। फिर सत्ता में एक सियासत वाली कुंजी उस सवाल पर कि बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। इसका जवाब आज सत्ता में तलाशने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कैसे अब इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। वैसे इस बीच आधे हिंदुस्तान की धड़कनें भी तेज हैं और वजह है कुदरत का वो अलार्म जो मैदान से पहाड़ों तक बज रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो फ्लैश फ्लड का खतरा भी जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में अभी 129 सड़कें बंद हैं और अब तक 39 मौत हो चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक बुरी खबर है। देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि मई में 9 महीने के निचले स्तर 1.2% पर रही है, जबकि पिछले वर्ष मई में ये आंकड़ा 6.3% पर था। ये गिरावट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और पावर सेक्टर के कमजोर प्रदर्शन की वजह से देखी गई है। आज सत्ता की शुरुआत ईरान इजराइल के बीच 1 हफ्ते से जारी सीज फायर की खबर से करेंगे, जो सीज फायर अब कभी भी टूट सकता है। आने वाले 1 हफ्ते में पश्चिमी एशिया में युद्ध की आग एक बार फिर भड़क सकती है। ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध का टाइमर एक बार फिर ऑन हो सकता है और विनाश की टिक टिक एक बार फिर साफ सुनाई देने लगी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल 1 हफ्ते के अंदर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। सीज फायर के कुछ दिन बाद ही वॉर का टाइमर फिर से क्यों ऑन है, इस पर न्यूज मित्रों के लिए आज हमने सत्ता की एक खास कुंजी तैयार की है। दरअसल ईरानी मीडिया में इस बात की खूब चर्चा है कि ईरान पर इजराइल का हमला फिर से होगा और इस बार का हमला पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा। ईरान के रक्षा विशेषज्ञ हों, सैन्य अधिकारी हों या फिर नेता हों, सबका यही कहना है कि इजरायली हमले का खतरा अभी टला नहीं है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर वहां के रक्षा विशेषज्ञ इब्राहिम मुताकी ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इजराइल के दूसरे हमले के इनपुट मौजूद हैं। उनके मुताबिक इजराइल 1 हफ्ते में एक बार फिर हर हाल में सीज फायर तोड़ देगा। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले के दौरान इजराइल अपना मकसद अभी पूरा नहीं कर पाया है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर सीज फायर स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब नेतन्याहू बेचैन हैं। अब वो ट्रंप की सीज फायर वाली दीवार को गिराना चाहते हैं और ट्रंप को ईरान पर दूसरे हमले के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ दिनों में ईरान पर बड़ा इजरायली हमला संभव है। यानी ईरानी मीडिया का दावा है कि ट्रंप का सीज फायर छलावा है। इब्राहिम मुताकी ने जो कुछ कहा है उससे साफ है कि युद्ध का संकट अभी बरकरार है। मुताकी के मुताबिक इजराइल हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और अगले 1 हफ्ते में किसी भी वक्त अचानक ईरान पर हमला होगा। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पहले कुछ सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की टारगेट किलिंग और साइबर अटैक होंगे। यानी ये प्लानिंग भी कुछ पहले हमले की तरह ही होगी। इसके बाद दूसरे चरण में इजराइल बड़ा ऑपरेशन करेगा। इस बार इजराइल अपना मकसद पूरा करने के लिए कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी हमला करेगा। मुताकी का मानना है कि इजराइल और अमेरिका सीज फायर की आड़ में अभी सैन्य ताकत जुटा रहे हैं। इजराइल सीज फायर के बहाने हथियार जुटा रहा है, उसे हथियारों की सप्लाई हो रही है। इजराइल और अमेरिका अपने विरोधियों को पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत वो ईरान से करेंगे। मुताकी ने कहा है कि ये हमला पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को और बढ़ाएगा। युद्ध की आहट को महसूस करने वाले इब्राहिम मुताकी अकेले शख्स नहीं हैं। ईरान की सेना ने भी इजराइल के युद्ध विराम वाले इरादों पर शक जाहिर किया है। इसके अलावा तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेक ने कहा है कि इजरायली हमले का संकट अभी बरकरार है। हालात को सामान्य बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।
ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी ने सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत में कहा कि हमें दुश्मन इजराइल के युद्ध विराम पर शक है। इजरायली हम पर कभी भी दोबारा हमला कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करते। मौसवी ने कहा कि जब ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में व्यस्त था, तब इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। हो सकता है अब भी इजराइल और अमेरिका धोखा दें। हालांकि ईरान के सैन्य कमांडर ने यह भी साफ किया कि अगर हमला हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान में कैसे इजरायली हमले की आशंका जताई जा रही है, उस पर आप ये रील देखिए, फिर आपको इजराइल और अमेरिका से आ रहे महायुद्ध वाले संकेत भी बताएंगे। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए हमला किया था। नेतन्याहू का मकसद किसी भी हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद भी इस तरह के सबूत सामने आए, जिससे साबित हुआ कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह नहीं हुए। बस इसी से परेशान होकर नेतन्याहू ईरान पर एक बार फिर हमला कर सकते हैं। इजराइल का हमला फिर हुआ तो उसकी बड़ी वजह ईरान का वो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम होगा, जो अब भी गायब है। इस यूरेनियम से 10 परमाणु बम बन सकते हैं। इजराइल ये कह चुका है कि ईरान को हर हाल में उसे यूरेनियम सौंपना होगा। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हुआ है कि ईरान के परमाणु ठिकानों में एक बार फिर काम शुरू हो चुका है। बर्बाद हुए परमाणु रिएक्टर्स को ठीक किया जा रहा है, जो इजराइल के लिए झटका है, और इस वजह से नेतन्याहू अपने मिशन को अधूरा मान रहे हैं। हमले की तीसरी वजह हो सकती है बदला। 12 जून से शुरू हुए युद्ध में ईरान ने 600 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, जिससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ। नेतन्याहू ईरान से इस नुकसान का बदला चाहते हैं। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल की मिलिट्री सुप्रीमेसी के लिए चुनौती बन गई है, जिसका ट्रेलर युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा। अब इजराइल ईरान की मिसाइल पावर को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इजराइल अगर फिर हमला करता है तो उसका एक मकसद होगा खामेनेई की सत्ता को बदलना। खामेनेई को सत्ता से हटाकर नेतन्याहू ईरान वाले खतरे को लंबे वक्त तक टालना चाहते हैं। हालांकि इस मिशन के लिए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ की जरूरत होगी। अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमला उतना असरदार नहीं रहा जितना ट्रंप ने दावा किया। इन रिपोर्ट्स के बाद ट्रंप पर भी दबाव है। अगर ऐसे में ट्रंप की तरफ से हरी झंडी मिली तो नेतन्याहू के ऑपरेशन राइजिंग लायन 2 का लॉन्च होना तय है। इसी बीच इजराइल में लगातार बड़ी सैन्य तैयारियां दिख रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शिन बेट सेंटर का दौरा किया और सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। शिन बेट इजराइल की सैन्य खुफिया एजेंसी है। ऐसे में नेतन्याहू और ट्रंप के बयानों को सुनिए और इनसे युद्ध के दूसरे पार्ट के संकेतों को आप भी समझिए। इजराइल में हुई तबाही से भी नेतन्याहू गुस्से में हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों में बड़ी तबाही की थी, जिसमें तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर शामिल हैं। तेल अवीव में 10 इमारतें पूरी तरह तबाह हुई हैं। वहीं होलोन में मिसाइल गिरने से कई इमारत खंडर बन गई हैं। बीर शेवा में कई अहम इमारतें बर्बाद हुई, जिसमें सोरोका अस्पताल और नेगेव टेक पार्क पर हुआ हमला बहुत भीषण था। ईरानी हमले में तेल अवीव के पास बायो लैब को नुकसान हुआ था। इसके अलावा हाइफा में भी कई इमारतें तबाह हुई, जिसमें कई इमारतें सामरिक महत्व की इमारतें थीं। युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान TV9 की टीम ने इजराइल में हुई इस तबाही की कवरेज की थी। युद्ध वाले इन संकेतों के बीच ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासिर मकरब शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है। उन्होंने इन दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया है। फतवे में कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को धमकी देने या उनकी हत्या की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अयातुल्ला शिराजी के अलावा एक और मौलवी की तरफ से फतवा जारी किया गया है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू को अल्लाह और मुसलमानों का दुश्मन बताया गया है। कहा गया है कि अल्लाह के दुश्मन हर हाल में बर्बाद होंगे। साथ ही ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा गया है। दुनिया भर के मुसलमानों से कहा गया है कि वो एकजुट होकर ट्रंप और नेतन्याहू को पछताने के लिए मजबूर करें। रेलवे की वेटिंग लिस्ट वालों के लिए टिकट चार्ट वाला वो शुभ समाचार आपको देते हैं, जो सत्ता का रिमाइंडर भी है। अभी जब आप रेलवे से यात्रा करते हैं और टिकट लेने के दौरान अगर आपको वेटिंग टिकट मिलता है तो यात्रा से करीब 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट अपडेट होता है।
और यह पता चलता है कि टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि वेटिंग टिकट वालों को 4 नहीं बल्कि 8 घंटे पहले यह पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि रेल मंत्री ने 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करने वाले रेलवे के प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है, जो अब तक ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। अब इस नए नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जानकारी के अनुसार शुरुआती तौर पर इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार दूसरी ट्रेनों में भी किया जाएगा। मतलब इस नियम से उन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है जिन्हें टिकट की बुकिंग कराते समय वेटिंग टिकट मिलता है, लेकिन अब उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं ये उन्हें ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे पहले पता चल जाएगा और इससे उन्हें आखिरी वक्त तक टिकट के कंफर्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने नया नियम इसलिए बनाया है जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को समय वैकल्पिक व्यवस्था करने का वक्त मिल सके, खासकर उन लोगों को जो ट्रेन में सफर करने के लिए दूर दराज के इलाकों से स्टेशन पहुंचते हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि ऐसी स्थिति में वीवीआईपी कोटे को लेकर क्या होगा। तो रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए नियम के तहत ही वीवीआईपी कोटे को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी वीवीआईपी कोटा भी 8 घंटे पहले ही चार्ट में शामिल होगा। आमतौर पर वीवीआईपी कोटे के आरक्षित सीटें अगर आखिरी वक्त तक खाली रहती हैं तो उनका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रा करने वाले आम लोगों के लिए किया जा सकता है। फिलहाल टिकट चार्ट को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अगर ट्रेन के चलने का वक्त दोपहर 2 बजे या उससे पहले का है तो चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन दोपहर 2 बजे के बाद चलने वाली है तो उसका चार्ट ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले ही तैयार किया जाएगा। टिकट चार्ट के अलावा रेल यात्रियों के लिए रेलवे में क्या क्या बदलाव की तैयारी चल रही है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे दिसंबर 2025 तक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लाने वाला है, जिससे टिकट की बुकिंग मौजूदा वक्त से 5 गुना तेज गति से हो जाएगी। अभी 1 मिनट में 32,000 टिकट बुक होते हैं, लेकिन नए पीआरएस से 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक होंगे। इसके अलावा 1 मिनट में 40 लाख पूछताछ हो सकेंगी, जो अभी से 10 गुना ज्यादा होंगी। नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से अलग अलग भाषाओं में आसानी से टिकट बुक किए जा सकेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई यानी कल से तत्काल टिकट की बुकिंग में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 1 जुलाई से सिर्फ उनका तत्काल टिकट कटेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा या आधार से वेरीफाई होगा। मतलब IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से सिर्फ सत्यापित यूजर्स टिकट बुक कर सकेंगे। इसके अलावा जुलाई के अंत तक OTP बेस्ड सिस्टम लागू होगा। इसमें जब कोई यात्रा अपने वेरीफाइड अकाउंट से भी टिकट की बुकिंग करेगा तो आधार लिंक OTP जनरेट होगा और वो OTP सिस्टम में फीड करने के बाद ही टिकट बुक होगा। जो चार्टिंग का काम है अब गाड़ी के प्रस्थान होने के 8 घंटे पहले ही कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि ट्रेन के प्रस्थान होने के 8 घंटा पहले अंतिम चार्ट बन जाएगा। इसी तरह से यदि गाड़ी का प्रस्थान का टाइम 2 बजे या उससे पहले, दोपहर 2 बजे या उससे पहले यदि डिपार्चर टाइम है तो फिर उन गाड़ियों का जो चार्ट है वह 1 दिन पहले रात्रि 9 बजे बन जाएगा। इससे वेट लिस्टेड यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो कि बहुत समय पहले 8 घंटा पहले उनको अपने कंफर्मेशन की जानकारी मिल जाएगी और जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता है वो किसी अल्टरनेटिव मोड से ट्रैवल करने का प्लानिंग जो है वह कर सकते हैं। रेलवे में एक आपातकालीन कोटा होता है जो कि वैसे लोगों के लिए होता है जो HOR में शामिल होते हैं या फिर कुछ ऐसे यात्रियों को उसके तहत कंसिडर किया जाता है जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी में यात्रा कर रहे हों, जैसे बीमार हों और इलाज के लिए जा रहे हों। तो ये जो कोटा है आपातकालीन कोटा, इसके तहत भी अब जो फीडिंग है वह 8 घंटे पहले ही कर दी जाएगी और उसी के बाद मतलब फीडिंग करने के बाद चार्ट तैयार कर दिया जाएगा। अब हम आपको भारत में करोड़ों न्यूज मित्रों की रेल यात्रा पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं। आंकड़े के अनुसार भारत में औसतन हर दिन 2 करोड़ 20 लाख यात्री रेलवे में सफर करते हैं।
जिसमें 16 लाख यात्री रिजर्वेशन टिकट पर रिजर्व बोगियों में, जिसमें स्लीपर और एसी शामिल है, उनमें सफर करते हैं। टिकट बुकिंग करने के बाद औसतन 21% यात्री अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं। वहीं लगभग 4 से 5% यात्री टिकट बुक करने के बाद भी ट्रेन में सफर नहीं करते हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट में रहने वाले 25% लोगों का टिकट यात्रा के समय तक कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 72 सीटों वाले स्लीपर कोच में वेटिंग लिस्ट से लगभग 18 सीटें कंफर्म हो सकती हैं। और जब टिकट के चार्ट को लेकर रेलवे का नया नियम भी आपके बहुत काम आने वाला लग रहा है। सत्ता में अब बात करते हैं लाउड स्पीकर विवाद के डिजिटल हल की। हर किसी को ये पता है कि मुंबई में लाउड स्पीकर से आजान वाला विवाद पिछले कुछ दिनों में कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चला रही है। इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। लाउड स्पीकर से आजान वाले विवाद के बीच इसका डिजिटल समाधान निकाला गया है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है और इस पहल की तारीफ भी की जा रही है। ऐप के जरिए घर घर आजान सुनने की सुविधा दी जा रही है। ऑनलाइन आजान ऐप के जरिए आजान सुनने की सुविधा मौजूद है। मोबाइल ऐप के जरिए स्थानीय मस्जिदों से सीधे नमाजियों तक आजान पहुंचाने में मदद मिलती है। मुंबई में 3 दिनों में 6 मस्जिदों ने ऑनलाइन आजान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है। मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाए गए हैं। QR कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप एंड्रॉयड डिवाइस और आईफोन पर भी मौजूद है। मुफ्त में डाउनलोड भी किया जा सकता है। आजान ऐप, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें ऐप को डाउनलोड करना होता है, उस वक्त इलाका चुनना होता है, नज़दीकी मस्जिद की जानकारी देनी होती है, आजान के समय लाइव नोटिफिकेशन आता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 250 मस्जिदें इससे रजिस्टर हो चुकी हैं। मुंबई में भी लाउडस्पीकर विवाद के बीच लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। मुंबई में 3 दिन में 6 मस्जिदों ने ऑनलाइन आजान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है। माहिम, चेंबूर, मानखुर्द, कुर्ला और बांद्रा में बड़ी संख्या में लोग इस एप्लीकेशन का फायदा उठा रहे हैं। घर बैठे आजान सुन रहे हैं। मुंबई की माहिम जुमा मस्जिद, गौसिया मस्जिद, बिस्मिल्ला मस्जिद, नूर मस्जिद, चीता कैंप, वाकोला मस्जिद, अक्सा मस्जिद ने इस ऐप में अपना पंजीकरण कराया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की एक कंपनी ने इस ऐप को बनाया है। लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई के मुस्लिम आजान वाली ऐप को अच्छी पहल बता रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से आजान अच्छी पहल है। लाउडस्पीकर की वजह से टकराव बढ़ रहा था। लोगों का ये भी कहना है कि टकराव के बजाय तकनीक को चुना गया है, जो अच्छी पहल है। उनका कहना है कि नमाज जरूरी है, लाउडस्पीकर नहीं। मतलब ये कि अब बिना विवाद घर पर आजान लोग सुन सकते हैं। इनकी मांग है कि सुविधा देश भर में होनी चाहिए। देश भर की मस्जिदों में ऐप होनी चाहिए। आजान ऐप भाईचारे का एक नया पुल बना रही है। इनका कहना है कि संवाद, सहयोग और तकनीक से हर मुश्किल का हल संभव है। मुंबई में माहिम जुमा मस्जिद के ट्रस्टी फहाद खलील पठान ने TV9 भारतवर्ष से बात की। उन्होंने इस ऐप के बारे में बताया कि नमाज के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग से संबंधित पाबंदियों के बाद ये एक अच्छी पहल है। महाराष्ट्र में एक तरफ मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति तेज है। सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि मस्जिदों के ऊपर लगे जो लाउडस्पीकर है उसे हटा देना चाहिए या उसकी जो डिस्बिज है वो कम कर देना चाहिए। इसी के मद्देनज़र मुंबई की कई ऐसे मस्जिदों के ट्रस्टियों ने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिससे जो नमाजी हैं वो अब ये पता लगा सकेंगे कि उनकी नमाज इस वक्त किस मस्जिद में हो रही है, जिसे वो आसानी से सुन सकेंगे। ये ऐप कैसे काम करता है और अब तक कितने लोगों ने इसे जो है इंस्टॉल किया है? इस ऐप पर नमाज नहीं सुन सकते आप, सिर्फ अजान ही सुन सकते हैं। और जो वक्त जो मुकर्रर होता है अजान का, उसी वक्त जो है वो ऐप अपने आप जो है नोटिफिकेशन देता है और डायरेक्टली आपके मोबाइल पर लाइव अजान जो है सुनाई देती है आपको। देखिए, आप यहाँ पर मस्जिद सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम माहिम जुमा मस्जिद है और यहाँ फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और सारी 5 वक्त की नमाज़ों की अजान आपको लाइव जो है अपने मोबाइल पर सुनाई देगी। ये ऑनलाइन अजान ऐप जो है वो इन्होंने शुरू किया है। आप देखिए यहाँ पर आपको पहले सिटी का नाम डालना होता है, जैसे इन्होंने सर्च किया मुंबई सिटी, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। मुंबई सिटी डालने के बाद देखिए नूर मस्जिद जो चीता कैंप में है। अब तक 7 मस्जिदों ने रजिस्टर किया है इस ऐप पर और हम कोशिश कर रहे हैं कि बम्बई की और भी बड़ी मस्जिदें इस पर रजिस्टर करें, ताकि लोगों को जो है जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है कि अजान ना सुन पा रहे हैं, वो लाइव अजान इससे जो है सुन पाएँ। ऐप डाउनलोड करके 3-4 दिन हो गया है और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं कहीं भी रहता हूँ तो मुझे ऑनलाइन लाइव अजान सुनने के लिए मिलती है।
और मुझे परफेक्ट मालूम पड़ जाता है कि अब नमाज का टाइम हो गया है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ऐप कैसे काम करती है, कैसे घर घर तक आज़ान पहुंचती है। इस ऐप को स्मार्ट वॉच अलर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर होने के बाद ये ऑटोमेटिकली चलती है। ऐप के ज़रिए अजान की लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है। मतलब ये समझिए कि जिस वक्त बड़ी मस्जिद में अजान होती है उसी समय घर में बैठे कोई भी नमाजी अजान को सुन सकता है। आपको ये बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया मुंबई में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि उनके अभियान के चलते मुंबई में 1500 लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अधिकारियों की अनुमति के बिना किया जा रहा था। मुंबई के मस्जिद के ऊपर के अनधिकृत लाउडस्पीकर से आज मुंबई करने मुक्ति पाई। 100% अनधिकृत लाउडस्पीकर नीचे उतार दिए गए हैं, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने घोषित किया है। इस संबंध में जो याचिका करने वाले अभिजीत कुलकर्णी के घर पर जाकर मैंने उनको बधाई और मुंबई के नागरिकों की ओर से धन्यवाद दिया है। अब मस्जिद के ऊपर के अनधिकृत होंगे लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। मुंबई में ऑनलाइन आज़ान की खबर ट्रेंड कर रही है तो उत्तर प्रदेश में एक लाइन इस वक्त चर्चा में है, अंडर द टेबल कैश। और इस एक लाइन ने बारिश में भी यूपी की सियासत में नई चिंगारी भड़काने का काम किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का एपिसोड अब तक खत्म नहीं हुआ है और अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों की रेंज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच चुकी है, जिन्हें लेकर उन्होंने अंडर द टेबल कैश वाली ऐसी लाइन बोली है जिसमें सत्ता का क्लेश है। असल में यूपी में कथावाचकों पर शुरू हुए विवाद के बीच अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और इसी में उन्होंने बाबा बागेश्वर का जिक्र करते हुए जो कुछ कहा उस पर आप गौर कीजिए। अखिलेश यादव ने कहा, कई कथावाचक ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लिया और ये कहा कि अगर किसी की हैसियत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर बुलाए। अखिलेश ने कहा कि वो बाबा अंडर द टेबल पैसे लेंगे, पता करवा लीजिए, क्योंकि उनकी कथा वाचन का पता नहीं कितनी कीमत होगी। लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी और दूसरे साधु संत नाराज हैं। उन्हें कैसे जवाब दिया है, इस पर एक न्यूज रील आइए आपको पहले दिखाते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठा। धीरेन्द्र शास्त्री जी अंडर टेबल जो है वो पैसे लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं और सभी उनके माध्यम से सभी प्रवचनकर्ता, कथावाचक, संत और साधुओं पे टिप्पणी किया। सवाल इस बात का है, आप देखो कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना, है? और अनेक समाज या सनातन या हिंदुत्व के कार्य तो वही करते हैं ना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की सत्ता में आगे अब एक सवाल के साथ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? सत्ता के न्यूज मित्रों को आज इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और कब तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। फिलहाल कहानी यह है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया क्रम में 11 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। आज 2 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो गई है।
वीपी रामलिंगम को पुडुचेरी का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर के बेइचुआ को मिजोरम बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। अगले 3 दिनों में 9 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो गया है। प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा कल तक कर दी जाएगी। आज उत्तराखंड में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को एक बार फिर अध्यक्ष चुना जा रहा है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए पीवीएन माधव ने नामांकन दाखिल किया है। तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष के लिए रामचंद्र राव ने नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में कार्यकारी अध्यक्ष रवि चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल इन सभी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का नॉमिनेशन 1 जुलाई को होगा। ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन दीव और लद्दाख। नोट करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पर अभी फैसला होना बाकी है। आपके मन में बहुत साधारण सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का क्या संबंध है। आइए ये भी जानते हैं। इस वक्त बीजेपी संगठन की दृष्टि से और राजनीतिक रूप से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधे से एक अधिक प्रदेशों के अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी होता है। मतलब ये कि कम से कम 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को रफ्तार देते हुए बीजेपी ने पिछले 5 महीनों में 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज 2 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया। अगले 3 दिन में 9 और राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। मतलब 3 जुलाई तक 25 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि जुलाई के मध्य तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 25-26 राज्यों में नए अध्यक्ष के चुनाव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कुछ अन्य राज्यों के अध्यक्ष की भी घोषणा की जा सकती है, जिनमें हरियाणा और दिल्ली का नाम भी शामिल है। अब सत्ता के एक और कलेश की बात करते हैं, जिसके कीवर्ड्स हैं समाजवाद और नमाजवाद। बिहार में चुनावी ऋतु आ रही है तो बयानों की बारिश भी शुरू हो गई है। यहां सत्ता के नए कलेश का केंद्र है वक्फ संशोधन कानून, जिसे लेकर तेजस्वी ने कूड़ेदान वाला एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने समाजवाद वर्सेस नमाजवाद वाली नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव ने कल एक रैली में कहा था, अगर उनकी सरकार बनी तो वो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस पर बीजेपी ने पूछा है कि क्या वो बिहार में शरिया कानून चाहते हैं। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर हैं, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। बीजेपी के इस कटाक्ष के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने TV9 संवाददाता से खास बात की और क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, लालू प्रसाद यादव आपके पिताश्री ने कह दिया हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। सिर्फ सरकार ही बनाना तेजस्वी की फर्ज नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्रांति करेगी। क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, नतीजों में भी होगा। और हमारी सरकार बनेगी तो केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बिहार को बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। आप लोग शुरू से, आपके पिताश्री हों या फिर बाकी लोग हों, आप भी वो कहते हैं समाजवाद समाजवाद, समाजवादियों की जमात है। आप कह रहे हैं समाजवाद, वो कह रहे हैं कि आपका और समाजवादी पार्टी का, यानी आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का ये जो समाजवाद है ये दरअसल नमाजवाद है।
धर्म के नाम पे राजनीति बिहार में टिकने वाली नहीं है। कब तक बांटोगे इस देश को, क्यों तोड़ रहे हो इस देश को? देश को बनाने का काम कीजिए ना। देश कैसे बनेगा? आप रोजगार दोगे, आप महंगाई कम करोगे, बेरोजगारी ख़त्म कीजिएगा, आप जब पलायन बिहार में रोकिएगा, कारखाने लगाओगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आप जब प्रोवाइड करेंगे, जो मुद्दे की बात है, देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इस पे बात कीजिए। ये भाजपा के लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि ये बिहार है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, चूँकि आपने जिक्र किया बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कल गांधी मैदान से कहा कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, तो ये दरअसल कानून को, संविधान को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी के पिता कभी जेल गए क्या? इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं? हमारे पिता तो इमरजेंसी के समय जेल गए। देश संविधान में विश्वास करने वाला देश है। अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, कूड़ेदान में होगा। तो किसान का बिल इन्होंने बनाया, किसानों का कूड़ेदान में बिल कौन फेंका? कानून, वही लोग ना फेंके। बैकडोर से एंट्री करने वाले लोग हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं क्या? ये चीज़ इन लोगों को जो कहा जाता है आका वही बोलता है, बोल रहे लोग, इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन लोग के बोलने से?